नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखे। देश के उपराष्ट्रपति चुनाव की बिसात बीत चुकी है और इसके साथ ही बीजेपी ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए उम्मीदवार बनाया है, जिनके नाम पर सहमति बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी नेतृत्व उपराष्ट्रपति पद पर ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो वैचारिक रूप से संघ और बीजेपी के प्रति समर्पित हो, और इसी लिहाज से बीजेपी ने राधाकृष्णन पर भरोसा जताया है। बीजेपी के सीपी राधाकृष्णन के दांव को सियासी लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है। राधाकृष्णन तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं, और इस तरह से बीजेपी ने जातिगत, सामाजिक और क्षेत्रीय सभी समीकरणों को साधने के साथ साथ इस संवैधानिक पद पर गैर विवादास्पद चेहरे को बैठाने का दांव चला है। इसके अलावा बीजेपी आलाकमान ये संदेश देना चाहता है कि देश के सबसे बड़े चुनावी और संवैधानिक पदों पर वो संघ की विचारधारा से जुड़े स्वयंसेवक और बीजेपी के मूल कार्यकर्ता को देखना चाहती है। सीपी राधाकृष्णन पार्टी की इस लाइन के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। बीजेपी की नजर खासकर उन विपक्षी दलों पर है जो कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक के साथ फिलहाल नहीं खड़े हैं। वहीं कांग्रेस की कोशिश विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार उतारने की है ताकि एनडीए उम्मीदवार को तगड़ी टक्कर दे सकें, और राहुल गांधी के नेतृत्व में इसके लिए कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव भी हो गई है। अब देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए और इंडिया ब्लॉक की किलेबंदी तेज है। उधर तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने साफ कर दिया है कि वे राधाकृष्णन को समर्थन नहीं देंगे और विपक्षी गठबंधन के फैसले के साथ रहेंगे। डीएमके ने कहा है कि सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बनने से तमिलनाडु का कोई भला नहीं होने वाला। तो वहीं राधाकृष्णन के नाम पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और सांसद संजय राउत भी मुरीद नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, वे गैर विवादास्पद व्यक्तित्व वाले हैं और उनके पास काफी अनुभव है। कांग्रेस की रणनीति बीजेपी को घेरने की है, जिसके लिए विपक्षी दलों की किलेबंदी अभी से शुरू कर दी गई है, और इस चुनाव के बहाने कांग्रेस की नजर विपक्षी एकता कायम कर शक्ति प्रदर्शन करने और एनडीए को घेरने की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट हो रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि एक मजबूत उम्मीदवार के साथ वे उपराष्ट्रपति चुनाव को रोचक बना सकते हैं। भले ही एनडीए के उम्मीदवार को जीत से ना रोक सके, लेकिन धनखड़ जैसी बड़ी जीत से जरूर पीछे रख सकते हैं। अब उपराष्ट्रपति को लेकर किलेबंदी और सियासी हलचल तेज है। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं, तो वही देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक किसे अपना उम्मीदवार बनाता है। इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, सुनाते हैं आपको। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं। महाराष्ट्र हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे, ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं। 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे। लेकिन चुनाव तो होगा, इंडिया ब्लॉक एक निर्णय लेगा। क्या निर्णय लेगा मैं अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन आज हम बैठेंगे। जब राहुल गांधी जी ने सभी ऑल पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक में उनको निमंत्रण दिया था, उद्धव जी आए थे, तो उस वक्त भी इस विषय पर चर्चा हुई। चलिए, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और बीजेपी जो है वहां से जो उम्मीदवार है, यानी एनडीए के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो सीपी राधाकृष्णन है। अब यहाँ इंडिया ब्लॉक के समीकरण क्या कहते हैं? इंडिया ब्लॉक से कौन सा चेहरा हो सकता है? अभी तक कुछ ऐसा
चर्चाओं में नहीं हैं और एक नाम जरूर डीएमके की तरफ से चर्चाओं में है, लेकिन अभी कोई औपचारिक ऐलान उसका है नहीं, तिरुचि शिवा का। वो भी सांसद हैं डीएमके के। और यहाँ पर एक फैक्टर और भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि डीएमके ने राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन के लिए साफ तौर पर मना किया है कि भले ही तमिलनाडु से हैं लेकिन तमिलनाडु का कोई बहुत बड़ा भला नहीं कर देंगे। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं, ऐसे में कौन सा कैंडिडेट इंडिया ब्लॉक से फाइनल होगा, वो कितनी कड़ी टक्कर दे पाएगा, ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा। खेमचंद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आपसे कुछ देर में पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले आज अरविंद जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ अरविंद जी, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा और सबकी नजरें भी हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ उसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। अपकमिंग इलेक्शंस को भी देखना है, तमिलनाडु इलेक्शंस को भी देखना है। जो कैंडिडेट का नाम दिया गया वो अपने आप में अनुभवी हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ब्लॉक से अभी फिलहाल ऐसा कोई नाम चर्चाओं में नहीं है। एक नाम जरूर जो मुझ तक पहुंचा या चर्चाओं में जो आया, अभी फिलहाल औपचारिक ऐलान नहीं है, वो भी तमिलनाडु से हैं, तिरुचि शिवा सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि साउथ से जब कोई दो दो नाम पैरेलल आ जाएं, या हो सकता है अभी इनके नाम पर आगे बढ़ें, तो कितनी ये टक्कर देने जैसा हो सकता है। नंबर ऑफ जो सांसद होंगे, भले ही संख्या बल ज्यादा हो एनडीए का, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो ओवरऑल सब जब एक साथ होते हैं और उस सीट के लिए, उस पद के लिए जब एक वोटिंग करने की बात आती है तो बहुत सारी चीजों को देखा भी जाता है। किस तरीके से आप इस उपराष्ट्रपति चुनाव को देखते हैं? देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन इस चुनाव को जीत लेगी, उसके लिए बहुत कठिन नहीं है। आज की तारीख में उसके पास जो है 422 जो है मत हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के पास 312 है। यानी लोकसभा राज्यसभा जो दोनों के निर्वाचित मनोनीत इसमें सांसद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उनकी संख्या 782 है। लेकिन हाँ, जिस तरह जगदीप धनखड़ साहब जो है चुनाव जीते थे, लगभग 528 वोट पाए थे और मार्गरेट अल्वा 128, यानी जगदीप धनखड़ साहब को लगभग 73% वोट मिला था। ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता है कि इस बार बनने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संख्या भी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में घटे हैं और सहयोगी दल भी जो है कम से कम जो है पहले की स्थिति में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी बढ़त बनाने की कोशिश में लगी हुई है। राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है और आप देखिए कि किस तरह से जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आपके शिबू सोरेन साहब थे, उनके निधन के बाद उनके घर भी गए वहां पे झारखंड में। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब रह चुके हैं, डीएमके के नेता स्टालिन से भी उनकी बातचीत हुई है। लेकिन जिस तरह से चूंकि 2026 में तमिलनाडु में चुनाव होना है, तो मुझे नहीं लगता है कि स्टालिन जो है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है अपना अखाड़ा पूरी तरह से खाली कर देंगे। दरअसल ऐसा वो करते हैं तो उनके लिए भी 2026 में चुनौतियां बढ़ जाएगी। अगर अपना कैंडिडेट लाते हैं वहां पर, तो निसंदेह जो है उनके लिए कहने को होगा कि देखिए भाई, तमिलनाडु से भी एक कैंडिडेट था, तो हमने भी जो जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाया वो भी कैंडिडेट तमिलनाडु का ही था। तो जो क्षेत्रीय अस्मिता की उनकी लड़ाई जो है, अगर नहीं खड़ा करेंगे डीएमके से वहां से कैंडिडेट या तमिलनाडु से, तो निसंदेह जो है क्षेत्रीय अस्मिता का जो सवाल, भाषाई अस्मिता का सवाल जो है वो नेपथ्य में चला जाता हुआ दिखेगा। ऐसी स्थिति में उनके पीछे न आगे कुआं है न पीछे खाई है। ऐसी स्थिति में वह जो है पूरी तरह से एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो कि क्षेत्रीय अस्मिता और भाषाई अस्मिता को लेकर के वह जो है बैकफुट पर जाते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है। अब देखिए, राज्यसभा की जो स्थिति है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है, लोकसभा में भी बढ़त है। तो वो कहते हैं ना कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बढ़त कितनी की होती है। सबसे बड़ी चीज बढ़त को, आपने अभी बहुत सही बात कही कि जो जगदीप धनखड़ को बढ़त मिली थी, उस बढ़त को जो है विपक्ष रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन एक चीज देखना और है, जैसे वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी कह दिया है कि हम जो है राधाकृष्णन साहब को हम समर्थन देंगे। हो सकता है कि हेमंत सोरेन साहब भी उस पक्ष में आए, या छोटे छोटे और लगभग 40-42 ऐसे विपक्ष के सांसद जो थर्ड में है ना एनडीए में है ना इंडिया में है,
तो अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि उस मैनेजमेंट को किस तरह से करती है और अपना जो कैंडिडेट को कितनी बढ़त के साथ जिता पाती है। बिल्कुल, जी वापस आऊंगी। खेमचंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। जय हिंद, नमस्कार। हाँ, खेमचंद जी, कैसे उपराष्ट्रपति चुनाव को ले रहे हैं? हालांकि सभी लोग कहते हैं बहुत आसानी होगी एनडीए के लिए, इस इलेक्शन को वो बहुत आसानी से निकाल ले जाएंगे, लेकिन जो कैंडिडेट का नाम आया है उसको लेकर जो समर्थन देने की बात हो रही है उस पर थोड़े थोड़े सवाल हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी फिलहाल कोई ऐसा नाम है नहीं, लेकिन ये बात सच है कि अपकमिंग इलेक्शन को देखते हुए ही कहीं ना कहीं दांव खेले जाने की कोशिश है। देखिए, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है और उन्होंने लंबे समय तक तमिलनाडु में सेवा की है, हर स्तर पे सेवा की है। बड़ा राजनीतिक उनका करियर रहा है और सबके साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाते भी कार्य किया है, अन्य स्टेट्स के राज्यपाल के नाते भी उन्होंने काम किया है। बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो एनडीए की चॉइस है अच्छी चॉइस है और हम तो सबसे अनुरोध करते हैं और एनडीए गठबंधन पूरा प्रयास कर रहा है कि भाई कंसेशन से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो, सब लोग साथ में दें। तमिलनाडु की भी जो पार्टियां हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई वहां से वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार शायद तमिलनाडु से वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे देश के, तो डीएमके को भी इस पे विचार करना चाहिए, अन्य पार्टियों को भी विचार करना चाहिए। आदरणीय राजनाथ जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो सभी पार्टियों से बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि विपक्ष इसमें साथ देगा, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सबके लिए होते हैं और ये संवैधानिक पोस्ट है और राज्यसभा में जब वो चेयरपर्सन के नाते सभी के साथ काम करते हैं और देश को आगे बढ़ाने में, विकसित राष्ट्र बनाने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। तो हम तो आपके टीवी के माध्यम से सभी पार्टियों से अनुरोध करेंगे, एनडीए ने जो एक अच्छी चॉइस आपके सामने रखी है, आप सभी निर्भुल तरीके से उनको चुने। निर्भुल चुनने से देश का भी फायदा होगा और एक बहुत ही अच्छा संदेश देश को जाएगा। ठीक है पवन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, क्लियरली आ रही है। पवन जी, एक अपील है भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की तरफ से अपील मानी जा सकती है कि उपराष्ट्रपति का जो ये चुनाव है, जो कैंडिडेट होते हैं और वो जो जगह होती है, एक संवैधानिक पद होता है और वो सबके लिए होते हैं, उनके लिए हम ये क्राइटेरिया नहीं रख सकते कि आप पक्ष हैं या विपक्ष हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखा जाता है कि वो किस पार्टी से या किस विचारधारा से हैं। ये ज़रूर फैक्टर होता है, हमेशा से होता आया है, पहली बार नहीं होता। तो सीपी राधाकृष्णन के लिए आपकी क्या ओपिनियन है? क्योंकि समर्थन की अपील की गई है पूरे विपक्ष से भी, इसलिए मैं ये प्रश्न आपसे कर रही हूँ। दूसरी चीज़, इंडिया ब्लॉक से लगभग कितना वक्त लगेगा कोई कैंडिडेट का नाम सामने आने में? राकेश जी, एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि धनखड़ जी का जो राजीनामा है उसको भी तो भूलना नहीं चाहिए। वो भी तो एक सक्षम व्यक्ति थे जिन्होंने एनडीए के तरफ से जो उपराष्ट्रपति रहे हैं और उन्होंने कुछ रीजंस के वजह से उन्होंने उनके रीजंस भी उजागर किए। तो क्या राधाकृष्ण जी के ऊपर भी वो सारी नियम शर्तें अटी लागू रहेंगी कि देश के अलावा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे और उनके ही चीजों को संभाल के रखना चाहिए और उनके ऊपर भी वो तकलीफ आएगी? अभी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो चुनाव की प्रक्रिया का पार्ट है ना। और चुनाव की प्रक्रिया कभी भी ये चुनाव तंत्र के लोकशाही के माध्यम से होती है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा अनोखा है कि उनको जीत पहले अपने आप ऑटोमेटिक वो कैसा सेट करते हैं ये गॉड नोस, और वो अपना उम्मीदवार भी डिक्लेयर करते हैं, चुनाव के पहले उसकी जीत भी घोषित कर देते हैं। वो किस बलबूते पे ये चीजें करते हैं ये तो गॉड नोस, और राहुल जी भी उसके तरफ काफी बार इशारा करते हैं। बहुत सारी चीजें उजागर हो रही है देश में। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो भी उपराष्ट्रपति बने वो देश के हित में विचार करे, वो किसी भी दल का रहो। हम तो कोशिश करेंगे कि वो हमारा यूपीए की तरफ से ही बने, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। मगर यह लोकशाही है, हम लोकशाही को मानने वाले लोग हैं और लोकशाही के हिसाब से जो भी उपराष्ट्रपति पद पर बनेगा हम उनसे अपेक्षा यही करते हैं कि उन्होंने सारे भारत के हित के लिए काम करना चाहिए, न कि अपने मूलभूत पार्टी की तरफ उन्होंने ध्यान रखना चाहिए।
लेकिन एक बात और भी है पवन जी, जहां तक समर्थन की बात आ जी। रही है, क्योंकि अपील की जा रही है तो बिना समर्थन के तो कुछ नहीं होता। भले ही उनके नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हो, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां पर आगे नेतृत्व जो होता है और वहां पे सबको साथ में बैठ के उनको देखना है, उनको समझना है, उन चीजों को कोई भी अच्छे निर्णय जो होते हैं वहां सब साथ में होते हैं सदन में, तो ये सारी चीजों को देखना पड़ेगा, तो समर्थन तो बनता है। अब ये अपील आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि वो समर्थन तो तब मिलेगा ना नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग। हम तो वही आपको बता रहे राखी जी कि कांग्रेस कभी भी लोकशाही को मानने वाली पार्टी है और इसने हमेशा लोकशाही का ही साथ दिया है। तो चुनाव जैसे होंगे उस चुनाव के हिसाब से नतीजे सामने आएंगे। चुनाव में मतदान की प्रक्रिया है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र है वोट का, हर व्यक्ति को भारत के अंदर अपना चॉइस का व्यक्ति चुनने का अधिकार है। तो हम तो उस प्रक्रिया के अंदर 100% सहभाग करने वाले हैं और उस प्रक्रिया के अंदर अगर हमारा उम्मीदवार जीतता है तो वो देश के लिए जिस तरीके से काम करेगा आपको पता ही है। अब उम्मीद हम ये करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने अपने उम्मीदवार को जिसको भी खड़ा किया उसको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए, न कि उसके ऊपर चुनाव के पश्चात दबाव तंत्र रखकर सिर्फ अपने ही पार्टी के हित में काम करो, अन्यथा आपको धनखड़ जी के जैसा दबाव में राजीनामा देना पड़ेगा। ये चीज अगर देश के सामने आई तो हमको इस चीज का बहुत खेद रहेगा। ठीक है अरविंद जी, यहाँ एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से राजनाथ सिंह सभी लोगों से, चाहे नवीन पटनायक की मैं बात करूँ, स्टालिन का आपने जिक्र किया था, सभी लोगों को फोन पर उन्होंने चर्चा की है और एक अपील उन लोगों से भी की है कि आप लोग सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में आए। जाहिर तौर पर देखिए, मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी, तमिलनाडु से हैं, साउथ की जो राजनीति है और इलेक्शन है, तो ये चेहरा कहीं ना कहीं बहुत 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 इंपॉर्टेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। लेकिन मैं कांग्रेस की जहां तक जिक्र करूं या इंडिया गठबंधन की यदि मैं जिक्र करूं, तो यहां से भी अभी देखिए फिलहाल कोई नाम नहीं है, एक ही नाम ऐसा थोड़ा सा आया है अभी सामने, हालांकि औपचारिक नहीं है, जिसका मैंने जिक्र किया था, वो भी तमिलनाडु से हैं। तो न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि अब जो भी हो लेकिन होगा कोई साउथ का ही लीडर। क्या मान सकते हैं इस चीज को? राखी जी, पहले तो ये क्लियर कर दूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि तमिलनाडु का अगर ये उपराष्ट्रपति होते हैं तो पहला होगा, ऐसा नहीं है। देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तमिलनाडु के थे, तब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी और आज की तारीख में वो तिरुवल्लुर जिला जो है पड़ता है उनका, ऋषभ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो 1952 से 1962 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। बेशक आपका कहना सही है कि आज की तारीख में चूंकि वो तमिलनाडु जिस क्षेत्र से राधाकृष्णन जी उम्मीदवार बनाए गए हैं, वह स्टालिन की सियासत के लिए, डीएमके की सियासत के लिए बहुत सूट नहीं करता है। अब उनके सामने मुसीबत खड़ी हो गई है कि अगर वह जो है या तो उनका समर्थन करे या तो उनके खिलाफ जो है उम्मीदवार को उतारे। मुझे लगता है कि उम्मीदवार को ही उतारेंगे, इसलिए कि जो विपक्ष जो गठबंधन है वो निसंदेह विशेष रूप से कांग्रेस का उनके ऊपर दबाव होगा कि भाई मैदान खाली मत छोड़िए। आपने ये भी सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो दक्षिण का इलाका है आज भी जो है पूरी तरह से उस तरह का खुला हुआ मैदान नहीं है जैसे उत्तर भारत का है। आप देखिए कि काफी पिछले वर्ष जो है प्रधानमंत्री जी तमिल संगमम करके बनारस में कार्यक्रम कराए थे और तमिलनाडु और जो है उत्तर भारत की संस्कृति को जोड़ने की कोशिश की है। विगत दिनों आपने देखा कि किस तरह भाषाई अस्मिता को लेकर के किस तरह वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र जो हैं जो सनातन को लेकर के या बाकी उत्तर भारत को लेकर के किस तरह से अनाप शनाप बोलते हुए देखे गए। दरअसल उनका मकसद यही था कि किसी तरह से अपनी जो क्षेत्रीय राजनीति है उसको मजबूत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनौती अभी भी तमिलनाडु और केरल बना हुआ है। कर्नाटक में उसकी सरकार बन चुकी है, आंध्र प्रदेश में भी उसकी मिलीजुली सरकार है। आप तेलंगाना में देखिए भारतीय जनता पार्टी की बेहतर स्थिति है। तो अब ले दे करके वही 2 राज्य बचे हैं। चूंकि तमिलनाडु में कोयम्बटूर से वो सांसद रह चुके हैं, वहां अभी भी आज भी के अन्नामलाई साहब वहां पे काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो एक फर्टाइल जो वहां पे भूमि जो है सियासत के लिए भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि दक्षिण के किला को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी राधाकृष्णन साहब को मैदान में उतारी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर स्टालिन साहब जिस व्यक्ति को वहां पे खड़ा करते हैं, मान लीजिए चुनाव तो निस्संदेह है कि एनडीए जीतेगा, राधाकृष्णन साहब जीतेंगे, तो ऐसी स्थिति में वहां की सियासत में जो है निसंदेह जो है एनडीए की मजबूती मिलेगी, भले ही वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे। लेकिन एक जनता के बीच जो संदेश जाना था भारतीय जनता पार्टी वो देने में सफल रही कि देखिए ये राधाकृष्णन साहब जो कि
कई राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं और एक अच्छे राजनीतिज्ञ रहे हैं और जमीन से जुड़े नेता उनका समर्थन नहीं कर रही है। जबकि इसी देश में आप देखिए कई जो है राष्ट्रपतियों के चुनाव को लेकर के, उपराष्ट्रपतियों के चुनाव में जो है निर्विरोध रूप से उनका निर्वाचन हुआ है, उनको सभी दलों ने समर्थन दिया है। तो दक्षिण के लिए एक अवसर था कि वह जो है इसको जो है राधाकृष्णन साहब को समर्थन आंख बंद करके दे देती, क्योंकि भाई दक्षिण एक मान लीजिए अगर भाषाई क्षेत्रीय अस्मिता को साथ जोड़ करके अमूमन उत्तर भारत दक्षिण भारत की तुलना होती है तो उनके लिए तो एक बड़ी उपलब्ध होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति मौके की मोहताज होती है। ऐसी स्थिति में स्टालिन के लिए शायद जो है राधाकृष्णन साहब की उम्मीदवारी जो है सूट नहीं करती है। ऐसे में जो है वो एक अलग मोर्चा खोल करके उनको चुनौती देते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। खेमचंद जी, देखिए अब कौन होगा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां हैं जो इस चर्चा के माध्यम से निकलती हैं। अब इसको कैसे पार पाना है ये इतना आसान तो नहीं है, भले ही नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा हों लेकिन फिर भी चुनौतियां कायम तो हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे जो सीनियर लीडर हैं उनको ये ड्यूटी दी है कि आप सबसे बात करें, सबसे अनुरोध करें, सबसे ये मैसेज कन्वे करें कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव है और उपराष्ट्रपति संवैधानिक पोस्ट है, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी रहते हैं। तो ऐसे में आप जानते भी हैं कि भाई एनडीए के पास पूरा मेजोरिटी है और कोई भी ऐसा सिनारियो नहीं बनता कि भाई एनडीए का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। तो हम सबसे अनुरोध करते हैं बिना किसी, तो हमारी पार्टी और एनडीए पूरी तरीके से सभी से बात कर रहा है, वो इंडिया गठबंधन वालों से भी बात कर रहे हैं और नॉन इंडिया गठबंधन वालों से भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत जल्दी से पवन जी अपनी बात रखिएगा। और फिर से मेरा वही बोलना है कि लोकशाही और लोकतंत्र के हिसाब से चुनाव हो। मेरा यही मानना है कि भारतवर्ष में विभिन्न जाति, धर्म, राज्य, इन सब के ऊपर देश सबसे महत्वपूर्ण है। वो किस राज्य से है, किस जाति को बिलोंग करते हैं, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, इस सब के ऊपर भारतवर्ष के अंदर कोई भी चुनाव में किसी भी कैंडिडेट का जब कोई भी उसको चुनता है या लाता है तो सबसे पहले सिर्फ उसके दिमाग में भारतीय यही शब्द होना चाहिए और अपने देश के हित में काम करना चाहिए। और ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि इंडिया ब्लॉक से जो कैंडिडेट आएगा उसमें सारी चीजें होंगी, ये सारे गुण उनमें होंगे, क्योंकि ये आप खुद कह रहे हैं। तो अब जब नाम आएगा फिर उस पर भी हम चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से देखिए सीपी राधाकृष्णन पर दांव है, इंडिया ब्लॉक के समीकरण क्या है, फिलहाल कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से लगातार ये कोशिशें शुरू कर दी है, अपील शुरू कर दी है सभी दिग्गजों से कि सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दें और उपराष्ट्रपति चुनाव वो जीतें। लेकिन इंडिया ब्लॉक से भी नाम नहीं आया है, जब वो नाम आएगा तो कितनी टक्कर देगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।